आपकी लगाव है आपके ब्रांच के बारे में, आप सीखना चाहते हैं, तो जरूर मैं कहूँगा कि आप इंटर्नशिप करें किसी ऑफलाइन जगह पे जाके, वहाँ से सीखिए और कुछ गेन करके आए, क्योंकि वहाँ हे एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आज जो है, जैसा कि हमने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया है तुषार आनंद के साथ प्लेसमेंट टॉक्स का, और आज जो है हमारे साथ राजीव जी जुड़े हैं और वो अपने बारे में बताएंगे। वो उनका एक्सपीरियंस जो प्लेसमेंट का रहा है वो बताएंगे और कुछ अपने कॉलेज के बारे में इनसे जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं राजीव जी से। और जो पहला क्वेश्चन हमारा होगा वो राजीव जी का इंट्रोडक्शन होगा। आप अपने इंट्रोडक्शन थोड़ा दे दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूँगा गुड्डू भैया, मुझे अपने YouTube चैनल पर आमंत्रित करने के लिए और अपने प्लेसमेंट से जुड़ी जानकारियाँ साझा करने के लिए। जो जितने भी लोग देख रहे हैं वो अवश्य कॉलेज के ही स्टूडेंट होंगे, और एक सीनियर होने के नाते हमारी भी ये फर्ज बनती है कि हम अपने जूनियर सहपाठियों का गाइड करें। तो जैसा कि क्वेश्चन है कि मेरा इंट्रोडक्शन, तो मेरा नाम राजीव कुमार हुआ और मैं सीतामढ़ी, बिहार के सीतामढ़ी जिले से बिलोंग करता हूँ। मेरी प्राथमिक शिक्षा जो है या 10th तक की शिक्षा जो है वो एक सरकारी स्कूल से ही हुई है। सरकारी उच्च विद्यालय था हमारे गांव में, बिहार बोर्ड से संबंधित था, वहाँ से हुई है। इसके बाद मैंने 11th-12th केंद्रीय विद्यालय जवाहर नगर से किया है, सीतामढ़ी का जो केंद्रीय विद्यालय है वहाँ से। और उसके बाद मैं BHU का एग्जाम दिया था ग्रेजुएशन करने के लिए, तो मैं 2 महीने वहाँ BHU में भी रहा। और उसके बाद फिर जब यहाँ इंजीनियरिंग का मॉपअप राउंड चल रहा था BCEC का, तो मैं मॉपअप राउंड में फॉर्म फिल करके मैं यहाँ अभी BTech कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। तो आप यहाँ पे मॉपअप राउंड से आए हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पे ये मॉपअप राउंड से आए हैं। अब हम जानेंगे कि इनका जो कंपनी में सिलेक्शन हुआ है उनके बारे में, थोड़ा वो कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक्चुअली मैंने अभी तक इस कॉलेज में 4 इंटरव्यू दिए हैं, जिसमें से 2 कंपनियां मेरे कोर ब्रांच की थी जो कि इलेक्ट्रिकल से थी, और 2 कंपनियां जो थी वो CS ब्रांच की थी। एक जिसमें कैरियर लैब शामिल है, पैरेटियल टेक्नोलॉजी कैरियर लैब, और एक HCL थी जो कि यहाँ आई भी थी कॉलेज में। तो HCL में मेरा नहीं हुआ, पैरेटियल टेक्नोलॉजी में एक में हुआ, और एक जो मेरे कोर कंपनी थी मेरे ब्रांच की, उसमें पहला थी हाईटेक नेक्स्ट इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, तो उसमें भी मेरा नहीं हुआ। और दूसरी कंपनी जो थी वो एक्सप्लोर ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड थी, जो कि ऑटो की कंपनी है, गुड़गांव की कंपनी है। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है 4 LPA पे। और क्या कहते हैं, पहली जो कंपनी थी उसमें भी लगभग मेरा इंटरव्यू अच्छा ही गया था, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन था। बेसिकली उसमें पूछा गया था कि आप MTech ऑप्ट करना चाहते हैं या नहीं। तो मैं गेट का तैयारी कर रहा था, तो मैं उस समय ऐसे मुझे थोड़ा सा कॉमन सेंस मैंने यूज नहीं किया, कह सकते हैं कि मैंने बोल दिया कि हाँ मैं गेट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मुझे लगा शायद उस वजह से, क्योंकि जो गेट का प्रिपरेशन कर रहा है वो क्यों कंपनी में लगेगा, तो ये इस कारण से मुझे लगा वहाँ थोड़ा परफॉर्मेंस खराब गया। बाकी अच्छा ही मैंने जवाब दिया था। और इसके बाद जो दूसरा इंटरव्यू था मेरा एक्सप्लोर का था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो ही गया। एक HCL का हुआ था, तो उसमें वो कंप्यूटर साइंस की कंपनी थी, मुझे उतना जानकारी था नहीं कंप्यूटर साइंस के बारे में, तो मैंने वहाँ संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया मैं उनको। और बाकी पैरेटियल टेक्नोलॉजी में तो कंप्यूटर साइंस से कुछ क्वेश्चन ही नहीं था सब्जेक्ट को रिलेटेड। बाकी इधर ऐसे मतलब मेरे ब्रांच से ही क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ से, तो वहाँ पर फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मिला जुला के अच्छा ही रहा। तो जैसा कि कोई भी कंपनी में जाने के लिए कोई प्रोसेस होता है, कोई एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होता है, तो इसका जो आपने जो कंपनी में हुआ है आपका प्लेसमेंट, उसमें कौन सा मतलब क्या प्रोसेस रहा है? तो प्रोसेस वही सारी कंपनियों का लगभग सेम ही रहा, क्योंकि जब जैसे फाइनल ईयर में है हम लोग, तो कुछ कंपनियों का ऐसा होता है कि प्री फाइनल ईयर के बच्चों को भी लेती है, लेकिन मेरे कॉलेज में अभी अपने कॉलेज में तो ऐसा नहीं हुआ। प्री फाइनल ईयर जो फाइनल ईयर के बच्चे होते हैं उनको एलिजिबल किया जाता है। और बेसिकली ऐसे मतलब बैकलॉग का भी कंडीशन देता है, कुछ कंपनियां देती है कि अगर एक्टिव बैकलॉग है आपका तो आप एलिजिबल नहीं है, अगर एक्टिव बैकलॉग नहीं है तो एलिजिबल है। तो ऐसा भी कुछ कंपनियों का होता है क्राइटेरिया, लेकिन अभी तक मैंने जिन जिन कंपनियों का दिया उसमें से सिर्फ एक कंपनी का ऐसा था कि एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। बाकी सब कंपनियों में ऐसे नॉर्मल इन्फॉर्मेशन मांगा गया था, और CGPA वगैरह सब मांगा गया था लास्ट ईयर का, बस इससे ज़्यादा कुछ खास नहीं। जिस कंपनी में आपका प्लेसमेंट हुआ है, क्या उसमें कोई बॉन्ड वगैरह है? एक्चुअली मेरा जो एक्सप्लोर का जो जिस कंपनी में सिलेक्शन हुआ है उसका प्री प्लेसमेंट टॉक ऐसे करके कुछ हुआ नहीं था। बेसिकली उसका ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें पहले बताया नहीं गया कि क्या बॉन्ड वगैरह सब होगा, कितना, सिर्फ पैसे के बारे में बता दिया गया कि ये 4 LPA का पैकेज है। इसके अलावा कुछ खास जानकारी नहीं दी गई, बस
कंपनी का प्रोफाइल बता दिएगा कि क्या करना है। ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग का प्रोफाइल है मेरा, तो उसके बारे में बता देगा क्या काम करना है। बाकी बॉन्ड वगैरह के बारे में नहीं बताया गया है। और एक्चुअली उसका ऑफर लेटर भी मुझे अभी नहीं मिला है। मुझे सर के द्वारा बताया गया है कि आप कंपनी जब ज्वाइन करेंगे तो उसका ऑफर लेटर मिलेगा, तो फिर वहाँ ज्वाइन करने के बाद पता चलेगा कि क्या है। और दूसरी कंपनी जो थी प्रेटियन टेक्नोलॉजी, उसका तो बहुत सारे बॉन्ड थे उसमें आपको पहले 6 महीना का ऑनलाइन ट्रेनिंग था, जो कि घर बैठे बैठे करना था 2 घंटे के लिए प्रत्येक दिन। और उसमें ट्रेनिंग का चार्ज ले रहा था, मतलब ज्वाइन करने से पहले 5,000 रुपये का चार्ज था। और इसके बाद 4 महीने का फिर ऑफलाइन ट्रेनिंग, अगर आप 6 महीने का पूरा कर लेते हैं, फिर 4 महीने का ऑफलाइन ट्रेनिंग उनके सेंटर पे जाके करना था। और फिर जो उसका जो 3.5 LPA का पैकेज था, उसमें से एग्रीमेंट के तौर पर 13,000 रुपये कटने थे प्रत्येक महीना। अगर आप पहले तो 10 महीने का ट्रेनिंग के दौरान आपको 24,600 का महीना मिलता, 400 का सॉरी, मतलब 2,400 रुपया मिलता आपको। 6 महीने का 4,800 रुपये, सॉरी 800 का महीना। 800 का पहले 500 रुपये आपको देना पड़ता उसमें। इसके बाद 800 का महीना, 4,800 रुपया 6 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग का मिलता। फिर आप वहाँ जाते 4 महीने का जो ट्रेनिंग था उसमें भी 12,000 रुपये का आपको मंथली देता, लेकिन उसमें से 3,000 रुपये डिडक्ट होते, मतलब 8,000 के आसपास कुछ रुपये, 8,800 के आसपास कुछ पैसे मिलते हैं आपको। तो ये था। और फिर जब आप जैसे 12 महीने तो ऐसे हो गए, 10 महीने, इसके बाद जो 18 महीने बचे, 1 साल, हाँ 1.5 साल, जो 18 महीने कुल मिला के ऐसे 28 साल का बॉन्डिंग था, जिसमें कुछ पैसे उसमें से 13,000 रुपये ऐसे समथिंग कटने वाले थे। तो इस प्रकार का बॉन्डिंग था। और वो मेरे ब्रांच की कंपनी नहीं थी, तो इसलिए मैंने उसमें जाना उचित नहीं समझा। ओके, तो इतना सारा बॉन्डिंग था एक कंपनी में जो पार्शियल टेक्नोलॉजी है, पैटियन टेक्नोलॉजी जो है, वो बहुत सारा बॉन्ड को लेके चल रहा था, इसलिए इन्होंने वो प्रेफर नहीं किया। और ऐसा नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि इनके ब्रांच का कंपनी नहीं था। तो हम राजीव जी से जानेंगे कि इन्होंने कैसे प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर किया है। प्लेसमेंट के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर बेसिकली ध्यान देना है, क्योंकि वहाँ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आप सारे क्वेश्चन कम का जवाब दें। वहाँ पर बेसिकली आपका देखा जाता है कि आप कितने सक्षम हैं अपनी बातों को दूसरे के सामने रखने में, आप कितने अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं। बेसिकली इंग्लिश तो चाहिए ही, लैंग्वेज वहाँ इंग्लिश ही होता है, आपको इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना होता है। बाकी जो है कोर से कुछ खास नहीं पूछेगा। अगर आपकी कोर कंपनियां हैं तो रिलेटेड थिंग्स तो पूछेंगे ही, बेसिक चीज़ें, लेकिन ज़्यादा कुछ ऐसे नहीं पूछेंगे कि जैसे आपको मतलब वास्टली पढ़ना पड़े या थोरोली पढ़ना पड़े, उतना कुछ नहीं। बस बेसिक थिंग्स आपको जाननी चाहिए अपने ब्रांच के बारे में, या जिस कंपनी के बारे में आप इंटरव्यू दे रहे हैं उस कंपनी के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन जान के पहले से तैयार करके रखिए। उसके बाद आप अपने इंट्रोडक्शन पार्ट को तैयार कर लीजिए, एक ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन अपने आप में जो मतलब जहाँ क्या कहते हैं आपकी स्पेशलिटी क्या क्या है, आप अपने इंट्रोडक्शन में उन सारी चीज़ों को शामिल करिए। जैसे आपने कोई ट्रेनिंग किया है अपने नॉर्मल पढ़ाई के अलावा, तो उन चीज़ों को, फिर आपकी हॉबीज क्या क्या है, आप अपने गुण बताए मेनली वहाँ पे इंट्रोडक्शन में। और बाकी आप कॉन्फिडेंट हमेशा बने रहे, वहाँ ज़्यादा जरूरी आपकी कॉन्फिडेंस है। अगर आप कहीं घबरा भी रहे हैं तो आप एकदम मतलब लय से प्रवाह बनाए रखें, अपना जवाब देते रहे, आप रुके नहीं वहाँ पे ऐसे, मतलब क्योंकि इसका गलत इम्पैक्ट जाता है वो जो ले रहे हैं उन पर। तो यही कहूँगा कि घबराना नहीं है सिर्फ, बस बाकी बेसिक चीज़ें अपने ब्रांच से संबंधित, कंपनी से संबंधित चीज़ें तैयार कर लीजिए और एकदम कॉन्फिडेंट होकर वहाँ जाके जवाब दीजिए, बाकी सब चीज़ सही जाएगी। राजीव जी ने बहुत अच्छा बात बताया कि अगर आप कॉन्फिडेंस है तो आपको सब चीज सही लगेगा। ओके, जैसे आप कॉन्फिडेंस में कुछ गलत भी बोलते हैं ना, तो उसे सामने वाले को लगता है कि हाँ ये लड़का सही बोल रहा है, इसके पास कुछ नॉलेज है। तो ये होता है कॉन्फिडेंस का एक अहम रोल होता है एक इंटरव्यू में। अब हम राजीव जी से आपका चेहरा हमेशा चेहरे पर एकदम खुशी के चेहरा, मुस्कुराते हुए जाना चाहिए, वहाँ कुछ ऐसा भाव नहीं मतलब लगे। अगर सामने वाला ऑनलाइन इंटरव्यू ले रहा है फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर भी वहाँ आपका चेहरा दिखता है तो आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। ये सब भी वहाँ इम्पैक्ट करता है इंटरव्यू में। अब हम राजीव जी से कुछ क्वेश्चंस जान लेते हैं जो इंटरव्यू में पूछे गए होंगे, कुछ नॉर्मल सा क्वेश्चन जो हर इंटरव्यू की आपने बहुत सारा इंटरव्यू ऐसे मतलब ऐसे नॉर्मल कम्युनिकेशन, नॉर्मल क्वेश्चन में कहीं भी आप जाए, किसी भी इंटरव्यू को आप फेस करेंगे तो पहला क्वेश्चन तो आपके इंट्रोडक्शन से ही होगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो ये गिव मी एक बेहद मतलब बेसिक क्वेश्चन है ये, और बहुत से लोग इसमें गलती कर जाते हैं। एक होता है जैसे गिव मी योर इंट्रोडक्शन, एक क्वेश्चन ये होता है गिव मी योर इंट्रोडक्शन, एक टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो गिव मी योर इंट्रोडक्शन मींस योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट्स योर एजुकेशन, राइट, दिस थिंग्स।
But when interviewers ask to you, tell me about yourself, then you have to describe your own properties also. Okay. What you have done in the past, what are you doing right now. These all qualities you have to tell me about yourself. तो नॉर्मल क्वेश्चन है ये, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इसके बाद आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी पूछेंगे, वो बेसिकली आपको कहना होगा उसी में, टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आप बता देंगे तो फिर वो नहीं पूछेंगे। ऐसे अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर पूछते हैं फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। इसके बाद फिर नॉर्मल क्वेश्चन सब पूछते हैं, जैसे आपकी हॉबी क्या क्या है, वो तो मैंने बोल ही दिया। फिर जैसे मेरे से पहला जो इंटरव्यू हुआ था उसमें पूछा गया था कि आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे। ये सैलरी का क्वेश्चन उस पर स्वाभाविक सी बात है। आप इस कंपनी में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। इसमें आपका व्यू जानना चाह रहा है ना इंटरव्यूअर कि आप क्या सोचते हैं कंपनी के बारे में, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, ये सब। इसके बाद फिर क्वेश्चन पूछेंगे कि जैसे हाँ आपने इंटर्नशिप क्या क्या किया, कहाँ से किया, कि मतलब कोई वर्क एक्सपीरियंस है कि नहीं। तो ये मतलब जैसे अभी फ्रेशर है, अच्छा स्टूडेंट के लिए तो कोई वर्क एक्सपीरियंस होगा नहीं, तो इंटर्नशिप ही एक प्रकार का वर्क एक्सपीरियंस हो गया आपका, कि आपने कहाँ से सीखा, मतलब ऐसे पढ़ाई के अलावा कुछ सीखा है, प्रैक्टिकल नॉलेज। हाँ वो हो गया नॉर्मल सा क्वेश्चन। फिर इसके बाद पूछेंगे कि जैसे आप रिज्यूमे आपका रहेगा, रिज्यूमे में अगर आप किसी प्रकार कोई कोर्स वगैरह किए होंगे तो उससे संबंधित जानकारी पूछेंगे। हाँ स्किल्स वगैरह, स्किल्स जो आपकी मेंशन रहेगी उनसे पूछेंगे। और उसका डिमॉन्स्ट्रेशन करने का भी, जैसे कुछ ऐसे इंटरव्यू, जैसे मेरे पहले इंटरव्यू में उसने पूछ दिया था, जैसे मेरे एक स्किल था, मैंने वर्णन किया था उसमें कि इलेक्ट्रिकल जो सर्किट का नॉलेज मुझे काफी अच्छा है, तो वहां से मुझे इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने का वो दे दिया था, तो उसमें से ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल पूछेंगे। और बेसिकली हॉबीज के बारे में, जैसे मेरी हॉबीज थी पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिक्स जो है उससे, तो पॉलिटिक्स से पूछ लिया गया मेरे से क्वेश्चन। ऐसे बस इसी प्रकार के नॉर्मल से क्वेश्चन होते, ज्यादा कुछ खास नहीं। ओके। तो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज हो जाता है, जो भी मतलब हमारे जूनियर्स होते हैं या फिर जो भी नए कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि गेट को हम प्रीफर करें या फिर अपने प्लेसमेंट्स को प्रीफर करें। तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मेरा इस पे मानना है कि गेट जो कि है वो, अगर आप सही में आपकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छी है, मतलब फैमिली आप इकोनॉमिकल आप अच्छे हैं, अगर आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो फिर आप गेट को प्रीफर कर सकते हैं। गेट के लिए अच्छा मार्क्स गेन करके आप एमटेक कर सकते हैं। अगर आपका कोर में नॉलेज अच्छा है, मतलब आप पढ़ाई के तुरंत बाद जॉब नहीं करना चाहते, तो आप गेट की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे इलेक्ट्रिकल ब्रांच और सिविल ब्रांच, अगर इसमें गेट में अगर आपका अच्छा स्कोर आता है तो बेसिकली इसके माध्यम से भी जॉब मिलता है, क्योंकि गेट की वैलिडिटी 3 साल की होती है, तो उसमें 2 साल आप जॉब कर सकते हैं। अगर अच्छी रैंक आ गई तो पीएसयू वगैरह से जो है, मेरी ब्रांच के तो सारी पीएसयू सब है, IUCL, NTPC, भेल, ये सारी पीएसयू सब है, इसमें तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इसमें आपको जॉब पाने के लिए गेट के थ्रू आपको 250 या 500 से कम के नीचे रैंक लाना पड़ता, तभी आपको मिलेगी। और ऐसे सिविल की कंपनी, बाकी लाइक जैसे आपकी कंप्यूटर साइंस की कंपनी होगी, तो कंप्यूटर साइंस में गेट में ज्यादा कुछ अपॉर्चुनिटी है नहीं ऐसे कंपनियों में जॉब के मामले में। तो कंप्यूटर साइंस वाले लोग तो वही चाहते हैं कि मतलब मैं प्लेसमेंट लेके हाँ सेटल हो जाए किसी प्राइवेट कंपनी में। लेकिन जो कंप्यूटर साइंस को छोड़ के अलग ब्रांच के हैं, तो उनका अगर कोर नॉलेज अच्छा है, वो और डिग्री के बाद जस्ट जॉब नहीं करना चाहते, तो मैं उनको प्रीफर करूंगा कि आप गेट दीजिए। आप अपना 1 साल मिनिमम ये इस कॉलेज को छोड़ के, जैसे अभी 4th ईयर में अभी मैंने गेट दिया, मेरा 5 को ही एग्जाम था गेट में, तो ये तो मैं जैसे कॉलेज करते दिया इसको गेट के एग्जाम। लेकिन आप सीरियसली अगर पढ़ना चाहते हैं उसके लिए तो आप पैसे दे सकते हैं, लेकिन एक क्या कहते हैं डेडिकेशन चाहिए उसके लिए। इधर किसी और काम में इंडल्ज ना होके 1 साल आप पूरी मेहनत के साथ गेट की तैयारी करें, आपकी श्योर रैंक बनी जाएगी 500 के नीचे, और तब आप बढ़िया पीएसयू में जा सकते हैं। वहाँ आपकी करियर अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी। आप 2 साल जॉब करिए, कुछ पैसे अर्न करिए, फिर आप 3rd ईयर में उसी गेट बेसिस पर आप एमटेक का एडमिशन करना चाहते हो तो एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये तब बात हुई जब आपकी कोर नॉलेज अच्छी है और आपके ऊपर फैमिली प्रेशर नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, तो आप जॉब नहीं करना चाहते डिग्री के डायरेक्ट पर। लेकिन जो लोग थोड़ी फाइनेंशियली वीक है, तो वो उनके लिए तो मैं यही कहूंगा कि आप फाइनल ईयर में जाके कोई कंपनी आती है अगर आपके कॉलेज में, तो आप प्लेस्ड हो जाए कंपनी में। आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप प्लेस्ड हो जाए, और फिर बाद में जैसे आप 1-2 साल वहाँ काम करने के बाद आपकी अपने पैसे हो जाएंगे, तो आप फिर से गेट के बारे में सोच सकते हैं, फिर आगे की स्टडी कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा। अभी जैसा कि बहुत सारे ट्रिपल यू के स्टूडेंट है, वो भी मतलब कंफ्यूज रहते हैं या फिर उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है इंटर्नशिप को लेके, कि हम कहाँ से इंटर्नशिप करें और इंटर्नशिप का रोल क्या, प्लेसमेंट में इंटर्नशिप का रोल है हमारे लाइफ में, उसके बारे में हम राजीव जी से जानते हैं, क्योंकि इनका जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस रह चुका है, तो बहुत अच्छे से हमें डिस्क्राइब कर देंगे।
जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, इंटर्नशिप एक प्रकार का वर्क एक्सपीरियंस है, क्योंकि एज अ फ्रेशर वी हैव नॉट एनी वर्क एक्सपीरियंस, यू हैव नॉट एनी आइडिया व्हाट टू डू इन अ कंपनी, व्हाट एक्चुअली Happening in the company. happening in the company. So for the industrial environment you have to do internship like any किसी मतलब ऑफलाइन जगह पे जाके, जैसे मेरे ब्रांच में है थर्ड ईयर से इंटर्नशिप शुरू हो जाती है। थर्ड ईयर में आपको समर इंटर्नशिप करनी है, फिर सॉरी थर्ड सेमेस्टर से, हाँ Yes. तो उसमें समर इंटर्नशिप करनी है, फिर फिफ्थ सेमेस्टर में करनी है, आपके सेवंथ सेमेस्टर में करनी है। तो थर्ड सेमेस्टर में तो बच्चे नए नए होते हैं, ज़्यादा कुछ उनको आइडिया होता नहीं है। जैसे मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं थर्ड सेमेस्टर में, उस समय कोविड का भी टाइम था, तो मैं उस समय किसी कंपनी मतलब प्लेसमेंट, जो ऑफलाइन प्लेसमेंट, ऑफलाइन जो होते हैं इंटर्नशिप किसी कंपनी में जाके, वो तो मैं नहीं कर पाया। तो ऐसे नॉर्मल मैंने इंटर्नशाला वगैरह से कर लिया। लेकिन अगर आपको आपकी लगाव है आपके ब्रांच के बारे में, आप सीखना चाहते हैं, तो जरूर मैं कहूँगा कि आप इंटर्नशिप करें किसी ऑफलाइन जगह पे जाके, वहाँ से सीखिए और कुछ गेन करके आए, क्योंकि वहाँ सारी प्रैक्टिकल चीज़ें होती है, आपको सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, विशेषकर इलेक्ट्रिकल में, क्योंकि आपको प्रैक्टिकलिटी फेस करनी ही है। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गए आप, तो ऐसे नॉर्मल एसी वगैरह सब, मशीन वगैरह सब के बारे में आपको जानना ही है, आपको उसका नॉलेज चाहिए। तो आप ऐसे पढ़ के उसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिकल उस चीज़ों को देखेंगे, और जो आप पढ़े रहेंगे और प्रैक्टिकल देखेंगे, तो वो चीज़ें आपको और मतलब समझ में आएगी और ज़्यादा आप उसका यूज कर सकते हैं। तो मैं तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बच्चों को बेसिकली यही कहूँगा कि आप प्रीफर करें किसी ऑफलाइन का मतलब इंटर्नशिप को बजाय ऑनलाइन इंटर्नशिप का। जो बच्चे सीएस में इंटरेस्टेड है, भले ही उनका ब्रांच ट्रिपल ई हो, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऐसे डिग्री के लिए ट्रिपल ई लेते हैं, लेकिन उनका होता है सीएससी में या फिर, तो ऐसे बच्चे ऑनलाइन कर सकते हैं, उनके लिए वही सर्टिफिकेट वैलिड होती है। और आगे जब आप प्लेसमेंट में जाएंगे, तो आपकी ये सारी इंटर्नशिप आपको एक एज देता है कि हाँ बच्चे अपलिफ्ट करता है। हाँ वही, बच्चे के पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी है, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, तो वहाँ आपको फिर वो बताने में आपको सहायता मिलती है प्लेस होने के लिए। और तो ये तो हो गया ऐसे इंटर्नशिप का। और एक यहाँ कॉलेज के यूनिवर्सिटी की तरफ से भी एक इंटर्नशिप कराया जाता है, एनपीटीईएल का एक सर्टिफिकेट है, तो वो भी एक प्रकार का इंटर्नशिप ही है, क्योंकि उसमें भी आपको जो वहाँ सर्टिफिकेट लेने का मतलब है कि एनपीटीईएल एक फेथफुल है, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है, और वहाँ से जो नॉलेज गेन होता है वो उसको अच्छा माना जाता है। तो आप एनपीटीईएल का भी सर्टिफिकेट करें, तो सिर्फ कोर्स के लिए, नंबर के लिए नहीं करें। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि वहाँ जो प्रोफेसर होते हैं, आईआईटी के प्रोफेसर होते हैं, और वो काफी अच्छे तरीकों से एक्सप्लेन करते हैं जो भी सब्जेक्ट में। अगर आप एडमिशन लेते हैं, आप कोड, मैं तो कोड ब्रांच से किया, मैं 2 एनपीटीईएल सर्टिफिकेट थे, मैंने दोनों कोर्स से किए, तो मुझे कोड काफी कुछ सीखने को मिला वहाँ पर उनके आईआईटी के प्रोफेसर के द्वारा। उनका लैंग्वेज इंग्लिश ही रहता, तो इंग्लिश में मुझे नहीं लगता ज़्यादा परेशानी होनी चाहिए बच्चों को, लेकिन फिर भी अगर कुछ है तो आप सीखने की कोशिश करें, और उन सर्टिफिकेट को सिर्फ नंबर बेसिस पर ना आके आप सीरियसली उनको पढ़ें, वो सब भी काफ़ी आपको हेल्प करेंगे आगे। तो आप कुछ ऑफलाइन साइट्स के बारे में बता सकते हैं, मतलब ऑफलाइन जो जहाँ पे इंटर्नशिप करना चाहिए। ऑफलाइन में जैसे आप एनटीपीसी वगैरह की बात है, तो एनटीपीसी वो सेंट्रल एजेंसियां हैं, तो वहाँ पे एक टाइम लिमिट होता है। जैसे समर में है, तो समर में मई जून के आसपास वहाँ ट्रेनिंग किया जाता है, लेकिन ऐसे कॉलेज में तो मई जून के आसपास मिलता नहीं है टाइम। ऐसे जैसे मुझे हम लोग को नहीं मिला, बाद में कहीं आने वाले बच्चों को मिले। एक जो टाइम है होता है एक्चुअली समर इंटर्नशिप का, अगर उस टाइम पर अगर आप कॉलेज आपको परमिशन दे रही है, एनओसी दे रही है, तो मैं तो कहूँगा आप एनटीपीसी भेल जहाँ भी हो, अगर ऐसे में वहाँ गवर्नमेंट सेक्टर की जो कंपनी वहाँ से करे। अदरवाइज आप बिहार सरकार की भी कंपनियां हैं, जैसे एनबीपीडीसीएल है, उसी का ब्रांच एसबीपीडीसीएल है, बीएसपीटीएचसीएल है, जो ट्रांसमिशन लाइन की कंपनियां हैं, तो आप उनके जो रीजनल ऑफिसेज है सारे जिले में है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। मैंने 5th सेमेस्टर में किया था, एनबीपीडीसीएल से ही किया था, क्योंकि उस समय मुझे मिला था सितंबर अक्टूबर के टाइम में उसी मिला था, तो मैंने एनटीपीसी में पता लगाया था, तो उस समय उनका ट्रेनिंग का वो जो डेट होता है वो खत्म हो चुका था, तो मुझे एनटीपीसी में ट्रेनिंग करने का मौका नहीं मिला। तो अगर मई जून के आसपास अगर आपको एनओसी मिलती है, तो आप जरूर वहाँ पता लगाए, वहाँ एप्लीकेशन देना पड़ता है एक से जाके वहाँ रीजनल ऑफिस में एनटीपीसी की। अदरवाइज आप बिहार सरकार की जो संस्थाएं हैं, बीएसपीटीसीएल और एनबीपीडीसीएल, यहाँ से करें। मैंने 7 से में जो इंटर्नशिप किया, सीपीडब्ल्यूडीसी किया है, सीपीडब्ल्यूडी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो कि केंद्र सरकार की कंपनियां हैं। मेरे एक दोस्त थे निशान, उनके पिताजी उसमें काम करते थे, तो मैंने उनके माध्यम से वहाँ पे इंटर्नशिप किया, रेफर से उन्होंने वहाँ के माध्यम से, तो वहाँ पे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। वहाँ एनआईटी दुर्गापुर में बेसिकली उसका ऑफिस था सीपीडब्ल्यूडी का, और मैं एनआईटी दुर्गापुर गया था अभी जस्ट 1 महीना पहले की बात है, तो मैं वहाँ से भी करके आया। तो वहाँ भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड मुझे सिखाया गया था। वहाँ एसी मशीन का जो होता है, जैसे आप
बहुत मंजिला इमारतें देखती है, 10 मंजिल 12 मंजिल की इमारतें, तो उसमें एसी सिस्टम कैसे काम करता है, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कैसे कैसे वहाँ लगे होते हैं, कितने कितने पावर के, ये सब। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। और एक्चुअली मेरे दोस्त वो लोग सिविल इंजीनियरिंग के थे, तो मुझे सिविल इंजीनियरिंग से भी वहाँ सीखने को मिला बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो कुल मिला के बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इसलिए मैं गेट का एग्जाम देने वाला था, लेकिन फिर भी मैंने इंटर्नशिप करना ऑफलाइन जरूरी समझा, क्योंकि मुझे वहाँ नॉलेज गेन करने को मिलता है, इसलिए मैंने ऑफलाइन इंटर्नशिप किया। तो इसलिए मैं बच्चों को भी सजेस्ट करूंगा, जो जूनियर है, जो मुझे देख रहे हैं, उन सभी को भी सजेस्ट करूंगा कि आप ऑफलाइन को ज़्यादा तरजीह दें ऑनलाइन के बजाय। तो जैसा कि राजीव जी ने ऑलरेडी बता दिया है कि हमें जो है इंटर्नशिप करना अपने लाइफ में जरूरी है, क्योंकि उससे हमें प्रैक्टिकल नॉलेज एक तो मिलता है और बहुत बहुत कुछ जो है सीखने को मिलता है। और हाँ, एक बात और कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो बट ऑब्वियसली कि आपको बेसिक नॉलेज तो इंग्लिश का होगा ही, तो ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं कि इंजीनियर को इंग्लिश में दिक्कत होगा। इंजीनियर को इंग्लिश में होता है प्रॉब्लम, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है, लेकिन सब नॉर्मल हो जाता है। अब हम राजीव जी से एक बेसिक क्वेश्चन करेंगे कि हमारा जो इंजीनियर का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हिंदी में क्या लाना चाहिए? देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा तो बना हुआ है अभी, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो और साइंटिफिकली ये बात भी प्रूव हो चुकी है कि अगर आप अपनी मातृभाषा, जैसे हिंदी हमारी मातृभाषा और अंग्रेजी सौतेली माँ के बराबर जैसे लोग मानते हैं, अंग्रेजी सौतेली माँ है, हिंदी मातृभाषा, तो आप हिंदी भाषा में शिक्षा को आप ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको समझ में जल्दी आएगी, क्योंकि आपने बहुत पहले से बचपन से ही उसको सुनते पढ़ते आए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें समझना आसान होगा। लेकिन आप अभी जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, वैश्वीकरण का दौर है, तो आपको इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा। आप भले ही अपने देश में, अपने गांव एरिया में ऐसे हिंदी में नॉलेज गेन करके आप रह सकते हैं, आप अपनी जीविका कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपको बाहर एक्सप्लोर करना है, आप और अपनी ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने आप को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वैश्विक लेवल पर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में जाना चाहते हैं अगर आप, तो आपको अंग्रेजी सीखना ही पड़ेगा। रही बात एजुकेशन की, तो एजुकेशन आप हिंदी में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर उसमें काबिलियत आपकी होनी चाहिए कि आप जो सीखे हैं हिंदी में, आप उसको अंग्रेजी में, क्योंकि सामने वाला, अगर आप बड़े मंचों पर जाएंगे तो वहाँ अंग्रेजी में आपसे संवाद होगा, तो फिर आपको आपने जो सीखा है हिंदी में ही सीखा हो, लेकिन आपको वहाँ अपने आप को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, तो आप इतने काबिल हो जाए कि वहाँ अपने आप को बता सके कि हाँ मैंने क्या सीखा, अंग्रेजी में बता सके। क्योंकि लैंग्वेज वहाँ पे हिंदी आप बताएंगे तो हो सके कि कुछ लोग समझने वाले हो, लेकिन बहुत ऐसे लोग समझने वाले, IIT वगैरह से में वहाँ से विदेशों से प्रोफेसर लोग आते हैं, तो वहाँ पर फिर आपको हिंदी बताने में दिक्कत होगा, जो लोग समझ नहीं पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हिंदी में शिक्षा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी सीखना ही पड़ेगा। बिना अंग्रेजी सीखे आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। मेरा कहने का मतलब इतना है, जितना होना चाहिए। तो हिंदी तो ठीक है, हिंदी हमारी मातृभाषा है तो बहुत बेस्ट है हमारी, हम हिंदी को अपना मानते हैं, मानेंगे, हमेशा मानते रहेंगे। बट जो ग्लोबल लैंग्वेज जो एक्सेप्टेड हो गया वो इंग्लिश है, तो हमें इंग्लिश भी नहीं कर सकते ना उसको। आप चाहेंगे कि हाँ सारे बच्चे मेरे जैसे हिंदी पढ़ के सारे हिंदी पढ़े, तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोग तो इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं और सारी चीजें उसी में उपलब्ध है अंग्रेजी भाषा में, तो आपको अंग्रेजी तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो इंग्लिश जो ग्लोबली एक्सेप्टेड हो गया तो हमें उसको भी लेके साथ में चलना है, उसे हमको लेके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें लाइफ में एक्सप्लोर करना है, आगे बढ़ना है, तो हमें इंग्लिश को लेके चलना पड़ेगा। तो अब हम राजीव जी से उनके पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं कि उनका हॉबी जो है, क्योंकि इंटरव्यू में भी पूछा गया होगा कि उनका हॉबी जो है वो क्या है। तो राजीव जी आपका हॉबी क्या है? हॉबीज में मुझे बहुत सारी चीजें आती है। जैसे मैं हॉबीज बेसिकली ऐसी चीजें हैं जो जिन्हें आप जैसे जानते हैं कि खाली समय में करते हैं। अगर आप ऑफ पीरियड में है तो आप क्या करना पसंद करते हैं। मैं बेसिकली जैसे मेरा एक हॉबी है जो कि बहुत पहले से ही रहा है, जब मैं 7वीं 8वीं में था तब उसी समय से पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिक्स से जुड़ी रिलेटेड जो जानकारियाँ होती है, देश में क्या क्या चल रहा है, राज्य में क्या क्या चल रहा है, तो मेरी वो रुचि है। मैं अभी भी उस पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। अगर उससे रिलेटेड कोई चीज़ें आ जाए तो मैं उसे देखना पसंद करता हूँ। दूसरी मेरी हॉबीज है कि मैं एंकरिंग करता हूँ। मैं एंकरिंग भी ऐसे मन संचालन का जो कार्यक्रम में अगर कहीं भी हो जाए तो मुझे अगर वहाँ मौका मिलता है तो मैं हमेशा तैयार होता हूँ कि मैं वो कर रहा हूँ। मेरी एक हॉबी आर्टिकल राइटिंग की भी है, आलेख लेखन जो होता है। अगर किसी विषय वस्तु कोई चल रहा है, कोई शानदार टॉपिक या कुछ भी, तो उस पर मैं अपने विचार व्यक्त करता हूँ। मैं डायरी लिखता हूँ, अभी कंस्टेंटली डायरी लिखता हूँ। तो एक आर्टिकल राइटिंग का भी मेरी एक हॉबी है। बाकी कभी जब मैं उदास वगैरह होता हूँ तो मैं गाना सुनने का काम करता हूँ, उससे माइंड काफ़ी हल्का हो जाता है। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं जिसे मैं हॉबी के रूप में इस्तेमाल करता हूँ।
तो जैसा कि राजीव जी ने हमें अपना हॉबी बताया और हम भी बहुत बार देखे कि इन्होंने जो एंकरिंग किया वो बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने एंकरिंग किया है और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने कॉलेज के लिए लिया था बहुत अच्छे तरीके से निभाया। और इन्होंने जो एंकरिंग का स्क्रिप्ट जो लिखा था वो खुद से ही लिखा था, तो ये बहुत बड़ा काम होता है, ये एक कला होता है स्क्रिप्ट लिखना, फिर बुक राइटिंग लिखना। तो हम इनसे कुछ सुनना चाहते हैं, 2 लाइन अगर राजीव जी अपने जवान से सुना दे तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। देखिए, एंकरिंग की जो स्क्रिप्ट होती है वो एंकरिंग पर डिपेंड करती है कि किस प्रकार के कार्यक्रम को आप किस प्रकार के कार्यक्रम आपको मन संचालन करना है, वो राजनीतिक कार्यक्रम है या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम है, तो आप उस प्रकार से प्रिपेयर करते हैं। तो बेसिकली शेर लिखना तो मुझे नहीं आता शेर, लेकिन मैं अगर कार्यक्रम के हिसाब से शेर कोई खोज के जैसे गूगल से नेट करके उनको उस स्क्रिप्ट में किस जगह पर बोलना है उस प्रकार से उनको मैं अरेंज कर लेता हूँ। तो मुझे शेर तो लिखना नहीं आता और ऐसे शेर अभी कुछ याद भी नहीं आ रहा, लेकिन आपने कुछ बोला है तो मैं एक कविता में जरूर सुनाना चाहूँगा जो कि मेरी फेवरेट कविता है। मैं जब कभी मुझे थोड़ी बहुत दुख होता है, निराश होता हूँ मैं, तो मैं उस कविता को गुनगुनाता हूँ, कविता को सुनता भी हूँ। वो कुंवर नारायण सिंह की कविता है और कविता का नाम है अंतिम ऊंचाई। उसकी कुछ पंक्तियां ऐसे हैं। दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा है तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिसे तुम्हें जीता है, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं बचा है सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। हिम्मत नहीं हारना मनुष्य की कहते हैं कि एक सबसे कठिन काम है। आप कठिन परिस्थितियों का किस प्रकार से सामना करते हैं, तो ये कविता जो है काफी हौसला देती है मुझे। तो मैं इसी कविता को गुनगुनाता हूँ, बहुत अच्छी कविता भी है, आप लोग भी शायद इसको पढ़ेंगे इस कविता को। और मेरी एक शौक ये भी है कि मैं क्रिकेट कमेंट्री भी अच्छा करता हूँ, क्रिकेट के शौकीन होने के नाते क्रिकेट का कमेंटेटर भी हूँ। मैं अपने गाँव में बहुत बार ऐसे बड़े बड़े मैचों का कमेंट्री मैंने किया है, मैंने रेडियो पर भी कमेंट्री की है। मेरा गांव जो है नेपाल के बॉर्डर के बगल में है, तो नेपाल मेरे गांव में तो कुछ ऐसे रेडियो स्टेशन नहीं होते थे, एफएम वगैरह, तो मैं नेपाल पड़ोसी नेपाल देश में जाता था, वहाँ के जो एफएम होते थे रेडियो स्टेशन, वहाँ पे जाके मैंने भारत के चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का जो मैच याद होगा आपको, फाइनल भारत पाकिस्तान का मैच, तो उस मैच की मैंने पूरी 50 ओवर की कमेंट्री भी की थी। तो मैं क्रिकेट का भी अच्छा कमेंटेटर हूँ, वो भी मेरा शौक है। OMG, इनमें जो खूबी है, जो स्किल्स है, बहुत ज्यादा ही भरा हुआ है। ये मतलब जो बोलते हैं ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, ये हम राजीव जी को कुछ नहीं है, बोलेंगे बहुत ज्यादा ही टैलेंट है। स्क्रिप्ट लिखना, पोएम लिखना, डायरी लिखना ये और कमेंट्री करना, ये बहुत छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम हो जाता है। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं ये बहुत छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं राजीव जी से। अभी जो हम बात करेंगे राजीव जी से, हम थोड़ा कॉलेज के बारे में बात करेंगे। हमारे कॉलेज के बारे में आप बता सकते हैं कि हमारा जो कॉलेज है वो कैसा है? कॉलेज तो अभी परिवेश की बात करें अगर हम अपने कॉलेज की, तो ये तो बिहार में शायद चौथा या तीसरा नंबर पे आता है, जैसे मुझे सुनने को मिला ऐसे प्रिंसिपल सर के द्वारा भी, और ऐसे ऑनलाइन रिव्यू वगैरह जो यूट्यूब वगैरह सब पर है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस होंगे यहाँ के पूरे बिहार इंजीनियरिंग में। जितने भी 38 जिले हैं, 38 जिले के अगर कॉलेजों की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हमारा कॉलेज बहुत बढ़िया है। रही बात पढ़ाई की, तो जब मैं आया था यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात थी, कॉलेज हाई स्कूल में थी, तो उस समय तो लगता ही नहीं था इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेकिन अभी तो बहुत वेल फर्निश्ड है कॉलेज। और यहाँ पे जो प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं वो भी पहले नहीं थी, लेकिन अब आ गई है। अब सारे ब्रांच की लगभग आ ही गई हैं, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सारे ब्रांच की प्रैक्टिकल जो इक्विपमेंट्स है वो सारे आ गए हैं यहाँ पे। तो अब रेगुलर प्रैक्टिकल की क्लासेज भी होती हैं। कंप्यूटर लैब हमारा वेल डेवलप्ड है, यहाँ कंप्यूटर से संबंधित एग्जाम भी होती है, बाहर के जेईई मेंस वगैरह से भी, तो कंप्यूटर लैब की भी अच्छी खासी सुविधा है। और बाकी हमारे टीचर्स भी यहाँ नए नए काफ़ी आए हैं, तो एक पढ़ाई का जो माहौल होना चाहिए इंजीनियरिंग कॉलेज में वो यहाँ आपको मिलेगा। बस बिल्डिंग, यहाँ नई बिल्डिंग भी बनी है हॉस्टल की, तो आपको रहने खाने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर बच्चे आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो। पढ़ाई का माहौल है, आपको सारी सुविधा, पढ़ाई के अलावा जो है खेल की सुविधा भी है, और खेल की सुविधा के लिए दो बड़े ग्राउंड्स है यहाँ पे, खेल की सारी सामग्रियाँ भी मिलती है। अभी हमारे बच्चे भी अच्छे प्रदर्शन करके आए हैं MIT में, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो खेल प्रतियोगिता हुआ था उसमें। तो मिला जुला के एक न्यू डेवलपिंग कॉलेजेस में अगर हम इनको इस कॉलेज की बात करें तो बेस्ट है, क्योंकि इनकी स्थापना जो है 2016 में हुई है, जो 6 साल पहले। 6 साल में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, जितनी हम अपेक्षा कर सकते हैं उससे ज़्यादा यहाँ हुई है। तो अगर आप मतलब
अच्छे कॉलेजेस में अगर आप नहीं जा पाए हैं, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई थी IIT की, तो फिर आप नहीं अगर जा पाए तो यहाँ आप आ सकते हैं। आपको बेसिक सी बात है, उतनी बड़ी सुविधाएं तो नहीं मिलेगी जैसे IIT वगैरह है, लेकिन आपको इतनी भी कम नहीं मिलेगी जिससे आपको कि कभी अफसोस हो कि हाँ हम वहाँ नहीं जा पाए तो मतलब यहाँ आके हमको अफसोस हो रहा है। ऐसी भी बात नहीं है यहाँ पे। बेसिकली पढ़ाई का थोड़ा और अच्छा माहौल चाहिए, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज है तो अब धीरे धीरे ही होगा ऐसा। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ एक अच्छा माहौल है, सारी किसी चीज़ की आपको कमी नहीं होगी और पढ़ाई भी अच्छी खासी होती है यहाँ। तो जैसा कि ऐसा नहीं है कि कॉलेज बेस्ड होता है या फिर कॉलेज बेस्ड होता है, मानते हैं हम कॉलेज बेस्ड होता है, आईटी बेस्ड है, एनआईटी बेस्ड है, बट वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि आप कैसे तैयारी कर रहे हैं अपना इंजीनियरिंग का, फिर या फिर आपके अंदर कितना क्षमता है अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए। तो वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है और ये जो कॉलेज है वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है हम लोग को अपने लाइफ में कुछ करने का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो बहुत दिन पहले बने हुए लेकिन इतना ग्रो नहीं कर पाया जितना हमारा कॉलेज किया है। हमारा कॉलेज जो 2016 में ही ये इनॉग्रेट हुआ है और अभी जो है इतना फैसिलिटी इस कॉलेज में मिल गया है कि आप सोच नहीं सकते। एक बार आप इस कॉलेज में अगर एडमिशन करवा लेते हैं तो आपको ये अफसोस नहीं होगा कि हमने कहाँ पे एडमिशन करवा लिया। तो बहुत सारी इधर सुविधा है, हॉस्टल का है, मेस है। ऑलरेडी मैं आपके लिए ऐसा वीडियो लाता रहूंगा। आज जो है हमें राजीव जी से बात करके बहुत अच्छा लगा और राजीव जी को हम थैंक बोलना चाहते हैं, बहुत तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल पे आए और हमारे स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं हमारे वीडियो उसको उनको आपने बहुत अच्छा गाइड किया है। तो थैंक यू राजीव जी। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू भैया। ये बहुत ही अच्छा आपका ये सोच है, आपकी आइडिया है कि आप जो भी अच्छे स्टूडेंट हैं यहाँ से पढ़ के, अच्छे तो नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी कुछ जो है मतलब ऐसे जो कि प्लेस है, जो कि आपका कार्यक्रम का भी नाम है कि प्लेसमेंट प्रोग्राम, प्लेसमेंट टॉक, तो ऐसे लोग हैं बहुत सारे। मेरे अलावा भी यहाँ पे बहुत से बच्चों का इस बार प्लेसमेंट लगा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि और भी आने जो बच्चे हैं उनकी आइडिया से भी देखने वालों को रूबरू कराए, जूनियरों को बताए, वो लोग भी अपनी अपनी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और ये बेनिफिशियल होगा क्योंकि हम लोग जो आप आना चाह रहे हैं, जो आप सीखेंगे वो हम लोग सीख के निकल चुके हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि वो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और जो आपको बता रहे हैं वो आपसे ज़्यादा जानते होंगे, ये तो जरूर बात है, उनको एक्सपीरियंस है। तो मैं तो यही कहूँगा कि और भी बच्चों का है आप यहाँ पर बुलाएं और उन लोगों को भी अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने का मंच प्रदान करें। धन्यवाद। एक बार हमारे व्यूअर्स को एक बार हमारे चैनल्स के बारे में सब्सक्राइब करने को बोल दीजिए। तो गाइस उम्मीद है कि मेरी जो बातें हैं वो कुछ बातें आपको अच्छी लगी होंगी, सारी नहीं तो कुछ भी, तो आप उसी अच्छी बातों को दिमाग में रख के चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियोज आपके लिए और लाते रहेंगे गुड्डू भैया। और तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में इसी तरीके से। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, जैसे कि हमारे राजीव सर ने बता ही दिया। थैंक यू, बाय।